इमरान खान पर इस वक्त भरपूर प्रेशर हुकूमत वक्त की जानिब से दिया जा रहा है। क्या अभी भी वफाकी हुकूमत के पास इतनी ताकत है? अपनी जो है ना सीट बचाने के चक्कर में लगा हुआ है या केसेस बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो क्या हम न्यू दिल्ली के ऊपर हमला कर रहे हैं या अपने मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं? जो इसका नतीजा निकलेगा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। खान साहब का जो प्रेशर है वो आप किस तरह से देख रहे हैं इस हुकूमत के लिए? इमरान खान साहब का दबाव हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। 17 जुलाई ज़िमनी इलेक्शन हुए, तारीख साज पता उनको मिली और तारीख में पहली दफा हुआ कि नून लीग बुरे तरीके से हारी। इसराइल की रोजाना जुल्म सितम तो है, हालिया जो तशद्दुद है वो बहुत ज्यादा हमने ये देखा कि वो हो गया। 32 अफराद की शहादत है। बैनुल-अक़वामी दुनिया का क्या एटीट्यूड है? ये खून मुसलसल एक तवातर के साथ ये खून जारी है 1917 से लेके अब तक। 1947 के बाद तो ये और ज्यादा खून, बिल्कुल नदियां बहने लगी खून की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हाज़िर खिदमत है नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है वो खासी उरूज पर नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जलसा करने जा रही है और हकीकी आज़ादी की बात की जा रही है, लेकिन इमरान खान पर इस वक्त भरपूर प्रेशर हुकूमत वक्त की जानिब से दिया जा रहा है। कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उन्होंने एक धमकी आमेज़ किस्म का एक बयान भी दिया है और उन्होंने तंबीह भी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि अगर किसी किस्म की लाकानूनियत का कोई मामला हुआ तो फिर 25 मई जैसा ही हाल किया जाएगा। क्या ये सिर्फ एक बयान है या वाकई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पास इस वक्त इतनी पार है कि वो पंजाब KPK से आने वाले काफ़िलों को इस्लामाबाद से पहले कहीं रोक सकें? क्या वाकई अब राना सनाउल्लाह के पास इतनी पार है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को पंजाब पुलिस के हाथों तोड़ सकें? क्या उनके पास इस वक्त भी इतनी पार है कि वो लाहौर में कारकुनान की गिरफ्तारियाँ जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के घर में उनके दरवाजे तोड़ते हुए पुलिस दाखिल कर सकें? क्या अभी भी वफाकी हुकूमत के पास इतनी ताकत है कि वो सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर सके लाहौर में और दीगर पंजाब के शहरों में, या अब वो तमाम की तमाम पार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है और ये सारी बयानबाजियों तक है? लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है शायद वो पहले से बढ़ गई है, क्योंकि पंजाब की हुकूमत उनके पास है, KP की हुकूमत उनके पास है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब की जिम्मेदारी है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में जो 13 अगस्त 14 अगस्त की जो दरमियानी शब है, जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होता है, अगला दिन आज़ादी का दिन है, किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या भी पेश ना आए और अपनी जो एक आइनी और जमहूरी चीज़ है उसके लिए भी लोग उसका हक अदा भी कर सकें। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद उसामा गाजी साहब ने सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। PJ मीर साहब, मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो सूबे जो विफाक के साथ है, चाहे वो कश्मीर भी हो, तीसरा वो बिल्कुल साथ साथ है, वहाँ उनके पास हुकूमत है। अब वो बड़े पार शो की तैयारियाँ भी कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो, जहाँ भी हो। लेकिन इस पार शो का मतलब इमरान खान साहब पर जो एक दबाव हुकूमत का है उसका तोड़ है, या फिर हुकूमत पर जो दबाव इमरान खान डाले हुए हैं उसको मज़ीद बढ़ाना है? आपको क्या लग रहा है सर? मुदस्सिर, ये एक पावर गेम है और इस पावर गेम में हर एक अपनी जो है ना सीट बचाने के चक्कर में लगा हुआ है या केसेस बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। नून के अपने केसेस हैं, इमरान के ऊपर दूसरा आपने केस लगा दिया ये फॉरेन फंडिंग वाला, तो वो अपना प्रेशर यहाँ पे डालेगा, उनका प्रेशर इधर है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि अगर KPK और पंजाब और कश्मीर के आपने जिक्र कर दिया, तो क्या हम न्यू दिल्ली के ऊपर हमला कर रहे हैं या अपने मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं? आपका हक है, जिस तरह PDM का हक था कि ऑपोजिशन में आप जाएं और जलसे करें, लेकिन आपके पास दो गवर्नमेंट्स हैं। आपने क्या करना है? जो भी बात होगी, जो भी इसका नतीजा निकलेगा वो इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट्स में जाएगा। सो बेसिकली हमारी तो जिसकी भी एक्सक्यूज मी, जिसकी भी कोई इशू है, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है,
वो उसने सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में एड्रेस करना है। लोगों को निकाल के वेदर इट इज द गवर्नमेंट और वेदर इट इज द ऑपोजिशन, ये आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी मैशी हालत देखें, आपके पास 38% आपकी वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अब मुझे बताओ आप कि इस हालात के अंदर या इन हालात के अंदर आप क्या करेंगे? ये क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान की नहीं है? पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान की नहीं है? KPK और कश्मीर और सिंध ये किसके हैं? बलूचिस्तान किसके हैं? सब हमारे हैं। हमें एक बैठना पड़ेगा, एक टेबल के ऊपर ग्रैंड अलायंस पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि हालात डे बाय डे खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एक आपका नतीजा निकलता है, उधर से कोई वीडियो आ जाती है, दूसरा आता है वहां से ऑडियो टेप आ जाती है। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स का हाल हो गया हुआ है कि किसी के पास कुछ पड़ा, किसी के पास कुछ, और गंद के अलावा कुछ भी नहीं रखा हमारे पास। तो मैं समझता हूं इसको अवॉइड करो। जितने भी आपके मोस्टली पॉलिटिशियंस हैं, अल्लाह के फजल से इनकी बड़ी लंबी जिंदगी हो, लेकिन ये सेल बाय डेट पे है, ये सब एक्सपायरी डेट पे जा रहे हैं। आपने नई जनरेशन को, नई पौध को जो आ रही है इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, यार कुछ तो लेगेसी छोड़ के जाओ। क्या यही लेगेसी है? उसको गंदा करो तुम अच्छे हो और तुम गंदे हो तो दूसरा अच्छा है? क्या ये हमारी ये पॉलिसी रह जाएगी? नहीं, ये इससे हमें बाहर निकलना है। और अगर नहीं निकलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक वो कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आप कितना उसको खींच लोगे वो इवेंचुअली टूट जाएगी। और जब टूटेगी तो जिसको आप न्यूट्रल कहते हो वो फिर फर्स्ट गियर में आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं करोगे। और इस दफा फर्स्ट गियर में अल्लाह ना करे आए, लेकिन आ गया तो फिर आप 20-25 साल कहीं नहीं जाएंगे। सो अपनी सियासत को बचाएं, अपने आप को संजीदा रखें और आगे चलें। और इस मुल्क को बचाने का मामला जो है वो सरे फहरिस्त रहना चाहिए, और यही असल चीज़ है। मोहम्मद उसामा गाजी साहब, एक इस वक्त इलेक्शन का भी तो माहौल बन रहा है ना कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां बैक टू बैक नज़र आएंगी। अगर 9 इलेक्शन अब हो जाएंगे तो 9 अगली बार फिर से तैयारी कर देगी हुकूमत। तो ये इमरान खान साहब जो मोमेंटम और जो प्रेशर क्रिएट उन्होंने 17 जुलाई के नताइज से और उसके पहले और उसके बाद तक रखा हुआ है, खान साहब का जो प्रेशर है वो आप किस तरह से देख रहे हैं इस हुकूमत के लिए? अब वो मजीद मुकदमात की सूरत में आएगा? देखिए, इमरान खान साहब का दबाव हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ा रहे हैं। और जो भी हुकूमत स्टेप लेती है, बज़ाहिर शुरू में तो ये लगता है कि इमरान खान साहब को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हो गई, लेकिन फिर चंद दिन गुजरते हैं तो पता लगता है कि ये तो खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद लाई गई, कामयाब हुए। उस वक्त आप देखिए कि ये बात थी, दावे थे कि इमरान खान की सियासत को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब अवाम में चले गए, मकबूलियत बढ़ती चली गई, बड़े से बड़े जलसे होते चले गए। 17 जुलाई ज़िमनी इलेक्शन हुए, तारीख साज पता उनको मिली, और तारीख में पहली दफा हुआ कि नून लीग हुकूमत में होते हुए ज़िमनी इलेक्शंस इस बुरे तरीके से हारी। और इलेक्टेबल्स जो कभी नहीं हारे थे, 9 इलेक्शंस मुसलसल जीते आ रहे थे। खानदानी सियासत जनूबी पंजाब में जिस तरह से थी, इलेक्टेबल्स की सियासत, वो भी तबाह बर्बाद हो गई। और हत्ता कि हमजा शहबाज को बुलाया गया, जनाब लंदन आए, और ये हार की वजूहात क्या है कि वज़ारत आला होते हुए हम तो तारीख में कभी नहीं हारे थे, क्या हो गया, इंतजामिया सब ठीक। इसी तरह से मुझे लगता है कि अब फिर वही कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि सियासत में मुकाबला अब नहीं इमरान खान का नजर आ रहा फिलहाल। और लगता यह है कि इलेक्शंस, और इस चीज का हुकूमत को भी अंदाजा है कि इलेक्शंस में तो अगर जाते हैं तो 2/3 तो मिनिमम उनको नजर आ रहा है। इससे ज्यादा इमरान खान दिखता है तो वो और ज्यादा है। तो अभी तो उनको हर सूरत शिकस्त नजर आ रही है, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो हर सूरत हुकूमत में रहें। और मसला यह है कि जितनी देर वो हुकूमत में रहेंगे, बदनामी उतनी ज्यादा होगी, इमरान खान उतने ज्यादा मकबूल होंगे। अब उसके लिए उन्होंने ये सोचा है कि आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन लाया जाए, सियासत से हटकर इमरान खान को किस तरह नाहल किया जाए। उसके कई फायदे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का राह हमवार हो सकती है, क्योंकि वो तो कहा जा रहा है कि एक आखिरी ये है कि नून लीग को बचाया जा सके साथ को, कि नवाज शरीफ वापस आए शायद कुछ हो जाए। मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल तो अब इमरान खान साहब को इस तरह से इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाओ, कोई नाहली हो जाए, कोई उनकी जमात को कलअदम कर दे, कुछ इस तरह का कर दे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी उल्टा ही पड़ेगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाल के उन्होंने अपने सारे एक बड़ी मुसीबत ले ली है। अब आप देखें कि अगर कलअदम भी कर देते हैं, तहलील करते हैं जमात को ज्यादा से ज्यादा, तो वो किसी और नाम से आ जाएगी और ज्यादा लोग मकबूलियत देंगे इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। ये हर तरह से मुझे हुकूमत लगता है कि ट्रैप हो चुकी है। तो उसामा, जो इमरान खान कहते थे कि मैं हुकूमत से निकला तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा,
तो वो अब ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं इस पीडीएम की हुकूमत के लिए। हुकूमत तो पार तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब के पास और पीडीएम के पास है ना। खतरनाक वो इतने ज्यादा है कि काबीना के कोई और इजलास होते ही नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान, पीडीएम का कोई और इजलास नहीं होता सिवाय इमरान खान के। आप खुद सोच लीजिए 13 जमातें और कुछ नहीं कर रही, कोई और काम नहीं है, कोई और मईशत की समत आपको नजर नहीं आएगी, किसी और तरफ तवज्जो नहीं होगी। जितने काम हो रहे हैं, जितने अहकाम दिए जा रहे हैं, FIA है जनाब, उसको अब इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप देखिए पार्लियामेंट के इजलास जितने होते हैं वहां जितनी तब्दीलियां होती हैं। जब से हुकूमत आई है उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी मिलकर नहीं की होंगी जितनी अकेले वो जब ये मुमनुआ फंडिंग का केस आया तब 2 दिन में कर दी। और जब से हुकूमत आई है तब से लेकर आज तक अगर आप देख लें 99%, मैं मोहतात होकर कह रहा हूँ 99% बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वक्त जितना गुजरा है काबीना का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी, सारा वक्त वो इमरान खान के हवाले से गुजरा है। इमरान खान को किस तरह से साइडलाइन किया जाए, इमरान खान को किस तरह हटाया जाए, क्योंकि वोट के जरिए तो हम इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो सारा वक्त उधर गुजरा है। इससे बड़ा क्या सबूत है इमरान खान कितने खतरनाक हो चुके हैं इस हुकूमत के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई अब रास्ता है वाकई कि खान साहब को भी नाअहल करवाया जाए? फिर जो पहले पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें कुछ चीज़ें, फिर गवर्नमेंट, कोई रास्ते बन रहे हैं आपको लगता है वापसी के मियां साहब की? देखिए, नंबर 1, ये फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 2012 में जिनका ये नाम लेते हैं आरिफ नकवी या उनकी अबराज कंपनी, ये उस वक्त ये लीगल था सब कुछ। अब 2017 में ये इलीगल हो गया। आप 2012 पे अगर फाइंडिंग्स पे आप कहते हैं किसी को डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, आपने NAP को बैन किया था ना, नेशनल अवामी पार्टी, क्या हुआ? वो ANP बन के आ गई। तो बेसिकली देख लें उनको फर्क कोई नहीं पड़ा। तो ये आगे जाके ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको भी, ये PPP को देख लो, पेट्रियट बनी है कि नहीं, बीच में से बन गई है। तो द क्वेश्चन इज कि आप बैन करके कुछ नहीं बनेगा, ना ही आपके पास इस तरह का कोई लॉ है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि आप बैन कर, हाँ बैन कर सकते हैं ऑन द प्रोवाइजो कि अगर वो स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ का कोई पार्टी काम कर रही है, बिल्कुल आप कर सकते हैं उसको, लेकिन उसके अलावा देयर इज नो अदर क्लॉज, कोई चीज ही कोई नहीं है। और साथ दूसरा ये है, इस इलेक्शन कमीशन ने अपना दे दिया, जजमेंट दे दी, क्या आपने PTI वालों से पूछा था कि भाई आप हमें शो कॉज दें या चीजें बताएं? आपने तो वन वे डिसीजन दे दिया एंड दैट्स इट। वो दैट इज नॉट लॉ एंड दैट इज अनफेयर। मैं समझता हूँ हर तरीके से अनफेयर। बात आती है नवाज शरीफ साहब की, इनको आपने कन्विक्ट कर दिया, रॉन्ग और राइट ये कोर्ट्स ने किया, अवाम ने नहीं किया। अब यहाँ बातचीत चल रही है, कल भी परसों भी मीटिंग्स हुई है लंदन में, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू पार्लियामेंट उनको वापस लेके आया जाए। अब वो कैसे पार्लियामेंट लेके आएंगे? क्या ये 9 सीटें जो हैं ये जीत जाएंगे? क्या आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी, 2/3 हो जाएगी? क्या होगा? बैचेस के अंदर आप कर रहे हैं। इज दैट वन ऑफ द रीजंस कि आपने 9-9 का किया है? हालांकि PTI कहती है हमने सारों ने इकट्ठे इस्तीफे दिए, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हुए? 9 के क्यों हो गए? इलेक्शन क्यों हो गए? सो इसमें बड़े इम्प्लीकेशंस है। एक दूसरा, नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ है वो अलाउ नहीं करेगी, बिकॉज वो लैंड करेंगे पाकिस्तान में, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अल अजीजिया केस में बिल्कुल वो क्लियर कट है, तो उनको फिर भी थोड़ी देर के लिए या जितनी मुद्दत है उनको जेल में रखा जाएगा। उसके बाद जो और लकूनास निकलेंगे लॉ के अंदर, पार्लियामेंट से आप जो रिलीफ ले लेंगे, वो दूसरी बात है। सो इज नवाज शरीफ रेडी फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनको रेगुलर मेडिकल वो चाहिए ट्रीटमेंट। सो ये उसके उस लिहाज से तो ये नहीं आ सकते। अब आ जाएंगे फिर इन पे एक तोहमत लग जाएगी, यार ये तो बिल्कुल ठीक थे, ये तो वहां बैठे क्या कर रहे थे, हमने तो 1 महीने के 4 हफ्ते की छुट्टी दी थी कि आप इलाज कराए, आप इतना टाइम लगा दिया। सो और इसकी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी। मैं समझता हूँ इनको आप साइड पे कर लो। लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करोगे, आपके पास फिर 2 ऑप्शंस होते हैं मुदस्सिर, एक होता है कन्वेंशन और एक होता है एनर्की। तो आप एनर्की के रूट पे जाएंगे तो मैंने जो बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दी एस्टैब्लिशमेंट या जो मर्जी हो जाए, वो फिर ये एक आप कह लो कि कल्मिनेटिंग पॉइंट आता है। आपने जलजा की स्पीच सुनी थी जब वो सैंडी गॉल ने उसका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा आई कुडंट लेट द कंट्री गो टू डॉग्स, सिंपल उसने कहा था, somebody had to come in। तो आर्टिकल 245 के तहत भी the armed forces
can come in if the situation goes bad, which I hope it will not. But the question here is कि अब ये जो प्रेशराइजिंग हो रहा है और इमरान ने कह दिया मैं 9 सीटों पे लड़ूंगा, ये इनको जो पीडीएम है इनको झटका पड़ गया और इनको मैं समझता हूँ अब मरवाने वाला एक दो शख्स ही हैं मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि नाम तो उनका खराब हो रहा है ना, पीपीपी का तो नहीं खराब हो रहा, ना ही इसका मौलाना फजलुर रहमान का खराब हो रहा है। तो बेसिकली ये कॉर्नर कर रहे हैं, या तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मिलके पीडीएम मिलके ये पीएमएल-एन का खात्मा करना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा क्योंकि वो एक तकड़ी जमात है। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा कि जो मर्जी आ जाए और आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ये जो क्राइसिस है ये कौन करेगा। अब पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या कहा है, मिफ्ता को हटा दो, वी डोंट वांट हिम। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर उधर तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है ना कि यहाँ वो जैसे अभी उसामा ने अभी बात की कि 90% तो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे हैं वो सारी की सारी इमरान खान ओरिएंटेड होती हैं। मिफ्ता साहब आते हैं उसमें भी तकरीबन वो 20-30% इकॉनमी में बात कर रहे होते हैं, बाकी वो माजी की हुकूमत को वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। उसामा एक चीज़ अभी फैसलाबाद की बात हो रही थी, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा धमकी आमेज़ किस्म की तंबीह कर दी है उन्होंने कि जनाब अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर 25 मई वाला होगा। क्या राना साहब के पास 25 मई वाली पार अब है? अब क्या बत्ती चौक शादरा पर उसी तरह से मार कुटाई के सीन हो सकते हैं, अटक पुल जो है वो बंद हो सकते हैं? क्या अब इस्लामाबाद के रास्ते जैम हो सकते हैं? क्या इस वक्त को पार है उनके पास? देखिए ताकत तो उनके पास यकीनन है, लेकिन अब वो बहुत कम हो चुकी है। वो शुक्र कर सिर्फ इस्लामाबाद की जो जोग्राफियाई हदूद है उस तक रह गई है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास एफआई है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। राना सनाउल्लाह साहब को तो अब खुद गिरफ्तारी के लाले पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा खौफ है। शहबाज गिल तो ऐलान कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जीआईटी बनाई जा रही है। आप खुद सोचिए, अब फवाद चौधरी साहब को बाकायदा मैदान में उतार दिया गया है। अब फवाद चौधरी साहब को फोकस क्या दिया गया, टास्क क्या दिया गया है, वो 25 मई का दिया गया है कि जो कुछ हुआ उसमें आप देख लें कि कौन कौन उसमें मुलव्वस है। हत्ता के खौफ इतना ज्यादा है कि राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मलिक अहमद खान, इन दोनों का, राना सनाउल्लाह पहले ज़िले दाखिला थे, अब अता तारड़ और मलिक अहमद खान, जिन 3 लोगों के खिलाफ बाकायदा नाम दिया गया है कि जीआईटी में इनको भी बुलाया जाएगा, इनको भी पेश होना होगा, उनको खौफ है कि हमें गिरफ्तार करेंगे। उनको इस्लामाबाद में एडजस्ट कर दिया गया है, उनको काबीना में एडजस्ट कर दिया गया, अता तारड़ को, मलिक अहमद खान साहब को। इसी से आप सोच लें कि क्या मामला है। अब वो जो है ना वो टक्कर के लोग, अब वो मसला आ गया राना सनाउल्लाह साहब के लिए। अब उनके लिए इतना आसान नहीं हो तो शायद अब तक फैसलाबाद ही नहीं आए, जब से ये पंजाब में तब्दीली आ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं रही। हाँ, अब इमरान खान सभी समझते हैं कि उनके पास बहुत पावर आ चुकी है, उनको उस तरह से अब लोगों पर तशद्दुद और इस तरह यानी इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी जहां उनकी हुकूमत है तो वहां पर जलसा कर रहे हैं 13 और 14 अगस्त की रात का, तो इसलिए वो उधर जाकर पावर शो कर लेंगे। असल में बुनियादी मसला जो है ना मुदस्सिर, मुझे ये लगता है कि अवाम की ताकत की तरफ नहीं जा रहे। इस वक्त हुकूमत जो है वो सब कुछ करने को तैयार है कि सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से उनको इलेक्शन में ना जाना पड़े। उसके लिए वो केसेस बना के तैयार है, इलेक्शन कमीशन पर खेलने को तैयार है, 62-63 पर खेलने को तैयार है, वो अदालत के सुप्रीम कोर्ट पर हमलों को तैयार है कि वो इस तरह से फैसले दें। वो सुप्रीम कोर्ट बार की एप्लीकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि जी नाअहली खत्म कर दी जाए। यानी वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है सिवाय अवाम के। वो कहते हैं जी सोशल मीडिया अच्छा, इस पर आप कर रहे हैं। आप देखें चंद दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी भरपूर कैंपेन हो रही है इमरान खान के खिलाफ, काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये बुनियादी नुक्ते को मिस कर रहे हैं कि इमरान खान कोई सोशल मीडिया ही सिर्फ नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आ गया या फलां या ओवरसीज, नहीं, वो अवाम में जाते हैं, उनसे बड़े जलसे कोई नहीं कर पा रहा। 26 साल की उसकी स्ट्रगल है। मुझे आप इन पार्टीज में से कोई एक बता दें जो इस तरह से शुरू हो। मियां नवाज शरीफ साहब तो डायरेक्ट आए वजारत में और उसके बाद जनाब हुकूमत उनको किस तरह से मिली, कुछ गली कूचों से, जिस तरह इमरान खान की स्पीचेस आपको ऑक्सफोर्ड से लेके गली मोहल्लों में मिल जाएंगी, स्कूल्स में हमें याद है हर कोई स्कूल भी उन्होंने पाकिस्तान का छोड़ा। तो एक उसकी आप उसका मुकाबला उसी तरह कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जरदारी सब किस तरह आ गए पॉलिटिक्स में, एकदम मुकाबला हो गया, वो मोहतरमा के साथ उनकी शादी होती है और फिर वो इस तरह से मकबूल हो जाते हैं। उनकी उस तरह स्ट्रगल नहीं है, आवाम से वो नहीं उस तरह कनेक्ट हो रहे। ये समझते हैं अच्छा ये ड्राइंग रूम में बैठ के मोहल्ला की साजिशें करके बंद कमरों में ये बना लेंगे, जिस तरह मियां जमीन साहब मेरे पास नहीं है, इनकी पार्टी के साथ सब कह रहे हैं हमें तो लाया गया है, हम तो नहीं आना चाहते, हम तो लाया गया। तो ये जो लाने वाले हैं ना, ये समझ रहे हैं कि उन्हीं के बलबूते पर ये सब कुछ करते चले जाएंगे।
ये बड़ा मुश्किल हो गया इस मुल्क में। या तो लाने वालों को खुद आना पड़ेगा, वो हर जगह किस तरह से उंगली पकड़कर कितनी हद तक फोन कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, उनके लिए भी बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल ये अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि जब हुकूमत में नहीं थी PDM तो मीर साहब वो इलेक्शन की बात कर रही थी, इलेक्शन और इलेक्शन, लेकिन जब हुकूमत में आए हैं तो अब खान साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन ही अगर हाल है तो ये इकॉनमी एक तरफ है, मुल्क की सूरत हाल है, तो इलेक्शन की जानिब ये अब क्यों नहीं जाया जा रहा इस हुकूमत की जानिब से? देखें, जो मर्जी आप कह लें, आपके सामने हकायक आपके सामने है। एक आदमी 13 पार्टीज को अकेला टैकल कर रहा है, ये आपके सामने फैक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारी जो मूवमेंट थी ये इमरान सेंट्रिक मूवमेंट थी, इमरान को हटाना था एंड चले आपने हटा दिया, लेकिन आपका नारा क्या था? महंगाई बहुत है, लोग मर रहे हैं, पिस के सुसाइड हो रहा है, ये हो रहा है। क्या आज अभी खत्म होगी महंगाई? नो। द क्वेश्चन इज आपने लोगों को एक मैं क्या कहूँ पागल बनाया कि भाई महंगाई पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई है। आज 10% ऊपर चली गई है यूरोप के अंदर आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप मुल्कों में देखें जाके, आज की स्टोरी है। सो द क्वेश्चन इज महंगाई बहुत ज्यादा है हर जगह है, और हमारे जैसे मुल्कों को ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? हमारा डॉलर कहाँ बैठा हुआ है? 225-250 पे। आपका पाउंड कहाँ बैठा है? 270-275 के ऊपर। तो हमें तो अफेक्ट करेगा क्योंकि हमारी बाइंग वो है। ठीक है, आपने अपनी इंपोर्ट्स कम कर दी हैं, लेकिन इंपोर्ट्स कम करने से बात नहीं बनती है। आप जब तक टैक्स कट्स नहीं देते, ड्विंडलिंग इकोनॉमीज के अंदर आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो ही नहीं सकती है। ये क्या बात है कि आपने बिजनेसेस को उनको कह दिया कि आप सेल्स टैक्स ना दें, आप उनके ऊपर बिजली के ऊपर, भाई क्यों ना दें? ये तो आप एक हिस्से को कहते हैं ना दो, दूसरे को कहते हैं दो। इस तरह नहीं चलता। सबसे पहले ही जो GIT बनाने की बातें करते हैं, GITs बनाएं आपके जो ये ताजर हैं, आपके जो ट्रेडर्स हैं, आपके जो होल्डर्स हैं, ये जो आटा महंगा करते हैं, चीनी महंगा करते हैं, दालें महंगा करते हैं, घी महंगा करते हैं, इन पे लगाएं आप कीमतें, इन पे लगाएं GITs। यहाँ तो आप लगाते नहीं, एक दूसरे पे कर रहे हो। भाई तुमने सारे ने हुकूमत की है पाकिस्तान पे, तो अब तुम्हें भी अकल आ जानी चाहिए कि इंक्वायरियां करके तुम इनके पीछे जाओगे। तुम इंक्वायरी उसकी करो कि जो डायरेक्टली अवाम को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली करता है। आपकी यूटिलिटी स्टोर बनाई है ना 48 रुपए ऊपर, अवामी मफाद के लिए तो GITs बन नहीं रही हैं। तहकीकाती कमेटी जो बनी हुई इदारे वही एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। एक बाजार में और भाव है, दूसरे में और भाव है, और पूछने वाला कोई है नहीं। क्यों नहीं? इसका ये जो आपने सवाल जी, मैं इस पर मजीद बात करते हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं उसामा गाजी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे फिर इसराइली तैयारों की गज़ा पर बमबारी की और फ़लस्तीनियों की शहादत से मुतालिक भी। मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक करबला है जो पिछले 1400 साल से हम ये देख रहे हैं कि बपा है, और उसकी याद में, मज़लूमीन की याद में करिया मातम होता है। लेकिन एक और करबला है जो कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन में हमें नज़र आती है। फ़लस्तीन में हालिया बमबारी के नतीजे में जो 3 बच्चों समेत 5 अफराद की शहादत हुई है। मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद अफराद वो शहीद हुए हैं। हर तरफ इमारतें मट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। ये सूरत हाल हमें मुसलसल नज़र आ रही है गज़ा में। पूरी दुनिया से कुछ आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन वो आलमी ताकतें पुश्त पर खड़ी दिखाई देती हैं इसराइल के इस जुल्म के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, तजकार है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और PJ मीर साहब भी हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मामला ये है कि ये इसराइल की रोज़ाना के तौर पर हम ये देखते हैं कि जुल्म सितम तो है, लेकिन हालिया जो तशद्दुद है वो बहुत ज़्यादा हमने ये देखा कि वो हो गया। 32 अफराद की शहादत है, और उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो सारे अमल को अमेरिका जो है वो सही गर्दान रहा है कि बिल्कुल ठीक है, वो अपने दिफा के लिए वो सारा अमल भी कर रहे हैं। क्या वजह है कि इसराइल को कतन किसी बुनियाद पर भी, इंसानी बुनियादों पर, आइन और कानून की बुनियाद पर नहीं रोका जा सकता? बहुत सारी मबासरत पाई जाती है कि फ़लस्तीनियों के बारे में और उनके मामले में बैनुल-अक़वामी दुनिया का क्या एटीट्यूड है, और उसी से मिलता जुलता एटीट्यूड कश्मीर के मामले में भी आ जाते हैं। इस पर ज़ाहिर ये 44
जो शहादतें हुई हैं पैलेस्टाइन में ओनली इन 2.5 days, ये खून मुसलसल एक तवातर के साथ ये खून जारी है 1917 से लेके अब तक, और 1947 के बाद तो ये और ज़्यादा खून, बिल्कुल नदियाँ बहने लगी खून की। इसकी थोड़ी सी मैं आपको आधे मिनट की हिस्ट्री बता दूं कि ये 1897 में जब ज़ायोनिज़्म की एक मीटिंग हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ ये फैसला हुआ था कि फ़लस्तीनियों के लिए एक सरजमीन को जो है क़याम किया जाएगा। फिर आपने देखा, मैं जल्दी नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ, कि आपने देखा कि 1917 में ब्रिटिशर्स ने जब उस सरजमीन को कब्ज़ा किया और ओस्मान हुकूमत से वो ले ली ज़मीन ज़बरदस्ती, तो पूरा फ़लस्तीन उनके काबू में आ गया। और उसके बाद उन्होंने एक बाल्फोर एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत उन्होंने फ़लस्तीनियों को तकरीबन जो पहले 6% वहाँ थे वो 33% वहाँ उनको कर दिया। और फिर उस पर सोने पे सुहागा जब अक़वाम मुत्तहिदा ने जब वो प्लान दिया अपना पार्टीशन प्लान ऑफ फ़लस्तीन, तो उन्होंने फिर तकरीबन 55% दे दिया जूस को वहाँ। और उसके बाद 67 में इजराइल ने मजीद कब्जा कर लिया और ये तवातुर के साथ सिलसिला जारी है। और आज जो ये जुल्म तआद्दी जबर सितम आप देख रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और मेरा इसमें तज्जिया ये है कि ये जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था जिसमें 2 स्टेट थ्योरी की बात हुई थी, जिसको OIC ने भी सपोर्ट किया था, बाकी मुस्लिम ममालिक ने भी सपोर्ट किया था, वो ट्रंप के ज़माने में ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए कि वो 1 स्टेट थ्योरी की तरफ जा रहे थे। और ट्रंप ने खुद भी कहा क्या ये 2 स्टेट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, शायद 1 हो जाए। तो ये अपने ज़माने में, और उन्होंने उसका एक पहलू यूं किया कि तल अवीव से अमेरिका ने अपनी एम्बेसी अलॉन्ग विद फ्यू मोर एम्बेसीज लेके वो आ गए यरूशलेम में। अब आ जाए कि ये जो टुकड़ा है 10 किलोमीटर बाई 41 किलोमीटर का, इस पे इन्होंने तकरीबन 700 से ज़्यादा के करीब ब्लॉकेट लगाए हुए हैं और चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, कोई 133 के करीब। लोगों को जिंदगी अजीरन कर दी है। जब लोग जाते हैं वहाँ से तो वर्क परमिट लेके निकलते हैं, वापस आते हैं, तजलील होती है उनकी हर चेक पॉइंट्स पर। तो ये सिलसिला जारी है। और ये 3 दिनों में जो सिलसिला 44 अफराद इस वक्त शहीद हुए हैं, ये उन हज़ारों शोधा में शामिल हो गए हैं जो शुरू से इस स्ट्रगल को हासिल के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मामला कब ख़त्म होगा? अब तो मज़ीद सोने पे सुहागा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि फ़लस्तीनियों की कोई ज़्यादा सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अगर सुनवाई होनी होती फ़लस्तीनियों की तो OIC के चार्टर में दिया हुआ है पहले ही इंट्रोडक्शन के 2-3 पैराग्राफ में कि फ़लस्तीन एक काज है OIC का और हम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। और फिर उसी चार्टर में आर्टिकल 10 में और 9 में दिया हुआ है कि अगर कोई एक्स्ट्रा, अगर ऐसी मुसलमानों को ऐसी कोई ज़रूरत पेश आए, इमरजेंसी हो, उन पर जुल्म बर्बरियत हो, तो OIC के सरबराहान की मीटिंग आर्टिकल 10 के तहत कॉल करके एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि दुनिया इस्लाम ने बस चंद बयानात देके और खामोश हो गया और उनको सीज फायर करना पड़ा फ़लस्तीनियों को अपनी लाशें उठाने के बाद। और वो कल रात से सीज फायर करके दोबारा बैठे हुए इंतज़ार में कि अब अगली बम्बार्डमेंट कब होगी हम पर। तो वो सिलसिला जब तक पूरा इजराइल पूरी सरजमीन पर काबिज नहीं हो जाता, 1 स्टेट थ्योरी स्टेट नहीं बना लेता, उस वक्त तक मैं समझता हूँ। और तो वो मुझे ज़्यादा इंतज़ार, डॉक्टर साहब वो तो इंतज़ार में है। मीर साहब, इंतज़ार किया जा रहा है OIC की जानिब से कि कब पूरी की पूरी 1 स्टेट का जो ख्वाब है इसराइल वो पूरी कर ले और जो बचे कुचे फ़लस्तीनी हैं उनकी भी शहादत हो जाए या मुल्क बदरी हो जाए। यही इंतज़ार शायद हो रहा है। इज़हार तशवीश और मज़म्मत ये हमने देखा है OIC के भी और मुस्लिम ममालिक के भी, अरब ममालिक के भी कल के बयानात से और आज के बयानात से। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। मुदस्सिर, आप जब भी देख लें, आप ये इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट हुई है 67 में हुई है, उसके बाद बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, आप देख लें कि किस मुल्क ने, वेस्टर्न कंट्री ने कंडेम किया है। सिक्योरिटी काउंसिल आ जाती है, एक इजलास हो जाता है, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन।
ये अभी हाल ही में हमने जो देखा, जो इन्होंने किया पैलेस्टाइन में, ये बहुत होता है, ये रेगुलर बेसिस होता है। मैंने तो वॉर कवर की है 2006 में, जब ये लेबनान में हो रही थी, इजराइल और कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने लेबनान से कवर की। और वहां मैं आपको बताऊं कि आप इजराइल के अंदर चले जाएं, अब ये लोगों को नहीं पता, ये गालियां देते हैं ज़ायनिस्ट को, कहते हैं ये बेकार लोग हैं, ये इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये वर्गलाते हैं, लड़ते भी नहीं है, और इजराइल का नाम खराब करते हैं। तो मैंने कहा क्यों करते हैं ये? कहते जी इसलिए करते हैं क्योंकि इनको फंडिंग बहुत ज्यादा मिलती है बाहर से, और ये प्रोपोगेट करते हैं। जो अभी जमील साहब ने बात की है, 1924 में ये जो बैल्फोर एग्रीमेंट हुई थी, उस वक्त भी ये लॉर्ड बैल्फोर की मुखालफत हुई थी, ये पार्लियामेंट एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी वो चल गई आगे और इजराइल हो गया 47 में। सो द क्वेश्चन इज कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का काम है। कश्मीर के अंदर भी दुनिया सो जाती है, एक्शन होता है, कोई नहीं बोलता। आज बोला है कोई? मुझे बता दे कौन बोला है? पाकिस्तान के अलावा जोर से जो प्रोग्राम्स भी करते हैं, कौन करता है? अल जजीरा के अलावा मुझे बता दो कौन करता है? कोई नहीं करता। सो द क्वेश्चन इज, हमने अपनी इस्लामिक लॉबी को तकड़ा करना है। आपकी इस्लामिक लॉबी जो करते हैं, ये बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है। ये इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये इजराइल के साथ कैसे खड़े होंगे? वो एक छोटा सा मुल्क यूनाइटेड खड़ा होकर उसने पूरे मिडिल ईस्ट में इनका बेड़ागर कर दिया। क्यों? बिकॉज वो यूनाइटेड है, ये यूनाइटेड नहीं है। और यही वजह है कि हमारी डिसयूनिटी से ये दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। वेस्ट हमारा फायदा उठाता है, इजराइल हमारा फायदा उठाता है, उनकी पॉलिसीज फायदा उठाते हैं। नो, वी आर नॉट यूनाइटेड। आप देख लो, इसने ट्रंप ने क्या कर दिया, जेरूसलम को एक्सेप्ट करके वो उधर बैठ गया आके, वो हालांकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सो इसके अंदर हमें बड़ा संजीदगी से मैं समझता हूँ बैठ के बात करनी पड़ेगी। नहीं करोगे आपको मार पड़ती रहेगी, जिस तरह हमें कश्मीर में पड़ रही है। वो 370, 345 लेके आ गए और 35A लेके आ गए, हमारी आंखें खोल गई। और यार आप प्रोएक्टिव रहो, हम रिएक्टिव हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमें एज ए नेशन रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव हमें होना चाहिए। हम क्या करते हैं? रिएक्शनरी एक दे देते हैं, 4 जलसे 3 जुलूस, और ये लोग पार्लियामेंट में 2 पाते हैं, दैट्स इट। हमारी फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी वेरी फर्म। जमील साहब, आई एम श्योर यू विल बेयर मी आउट। आपकी एक ही मैं थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ, आपकी एक ही आउटलेट थी कश्मीर सेंटर्स, ब्रसल्स, लंदन, वॉशिंगटन, आपने वो भी बंद कर दी। बिल्कुल, कम से कम आपकी आवाज तो सुनते थे यार। 42 मुदस्सिर 42 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट आके डिस्कोर्सेस अटेंड करते थे। ये देख लें आप कि हमारे ये नवाज शरीफ भी गए, जनरल मुशर्रफ गए, बेनजीर, हर बंदे उधर जाके इन डिस्कोर्सेस करते थे। क्यों बंद हो गए? क्योंकि हम खुद ही वो चलती गाड़ी से उतर जाते हैं। हम अब कोई अल्लाह ना करे कल को और हादसा होगा, आप देखो हमारे टेलीविजन भर जाएंगे कश्मीर। तो हमें इसी तरीके से पैलेस्टाइन, कश्मीर, ये 2 फायर पॉइंट्स हैं, ये इग्नाइटिंग पॉइंट्स हैं, एंड इट कैन टर्न एनीवेयर। एंड पर्टिकुलरली अब आई डोंट नो कि यूक्रेन के बाद क्या होता है, बट इट इज अ ट्रिगर पॉइंट जिस पे हमें बहुत बड़े गौर और फिक्र से काम करना है। बिल्कुल। अच्छा जमील साहब, आप खुद यूएई में भी रहे हैं, वैसे थे सफ़ीर पाकिस्तान के। हमने ये देखा कि जब यूएई के साथ, और कुछ खबरें ये भी थी कि सऊदीया और बाकी मिडल ईस्ट जो बड़े कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, वहाँ मामलात कुछ चल रहे हैं, बातचीत हो रही है इजराइल के हवाले से। तो एक तो पैरेलल पूरी एक चल रही थी, जनाब कबूल कर लिया, ये हो गया। दूसरा ये भी तो एक तासुर हो रहा था कि शायद अब फ़लस्तीन का कोई ना कोई हल निकाला जा सके, तो सूरत हाल बेहतर हो सके मिडल ईस्ट में, इजराइल के और फ़लस्तीन के सिचुएशन में। क्या वजह है कि वहाँ ताल्लुकात तो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हल की जानिब अरब कंट्रीज़ जो ख़ास तौर पर अरब लीग जो बनी, वो बिल्कुल खामोश सी? नहीं, वो महसूस यही होता है कि खामोश सी रहेगी जब तक कि वो मंसूबा जिसका मैंने जिक्र किया, उन जो कि 1897 में जो मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड में, उसमें ग्रेटर इजराइल का भी एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था। और अब उसके बाद आप देख लें जिस तरीके से हालात बतदरीज पलटा खा रहे हैं मिडल ईस्ट में इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और उसके जो असरात हैं, उसके जो मज़मरात हैं, वो ज़ाहिरी तो अपनी जगह पे वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो बातनी तौर पर उसके मज़मरात आ रहे हैं, उसमें एक अंसर ये भी है जो ट्रंप ने ज़बान खुद उसने ये कह दिया था
कि देखें ये एक वन स्टेट थ्योरी भी हो सकती है। तो जब ये सारा सिलसिला तकमील इसकी मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ज़िमनन सवाल है कि जो वस्त में 19th सेंचुरी के जो प्लान हुआ है वो अजब है कि तकरीबन पौने 200 साल बाद आज भी उसकी तकमील के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसमें ख़ुद फिर ये तमाम ममालिक, वहाँ के ताकतवर लोग, वहाँ के सरबराहान, वो भी चाहते ना चाहते उसका हिस्सा ही फिर चल रहे हैं। जी हाँ, वो उसके अंदर उस फोल्ड में आते जा रहे हैं। और जिस तरह के मीर साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, और बिल्कुल उनकी बात सही है, मैं खुद भी जब सफ़ीर था तो बस एक आधा कागज़ का एक टेलेक्स आ जाता था और उस पर कहते थे कि इस कश्मीर डे मना लो, और वो भी चंद आदमी सफारत खाने में जो करके छोटा सा फंक्शन करके उसके बाद खामोशी आ जाती थी अगले साल के लिए। तो असल तो सिलसिला ये है कि जो कश्मीर डेस्क बने थे वो तमाम दुनिया में हमारे जहाँ जहाँ मिशन है उसमें सिर्फ अपने मिशन की चार दीवारी के अंदर ही उसमें काम नहीं होता है। दरअसल मैं या मेरे जैसे और बहुत सारे जो सफीर थे, हमने उसको एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम बनाया था, और उस आउटरीच प्रोग्राम का नाम है पब्लिक डिप्लोमेसी। और पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि एक बॉटम अप प्रेशर किया जाए दुनिया अक़वाम में ह्यूमन राइट के हवाले से और बाकी हवालों से कि इंटरनेशनल क़वानीन की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जा रही हैं। मेरे साहब जो जिक्र कर रहे थे तल अवीव का, और जो मैंने भी जिक्र किया कि जब शिफ्टिंग हो रही थी वो कितना सेंसिटिव और हमारी जज्बात को जो जिस हिसाब से ठेस पहुंच रहा था, और आज भी है, जो वो जख्म अभी तक हरा है और पता नहीं उसके आगे जाके क्या चलता रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, एक सरबराह मीटिंग कॉल की थी, लेकिन आप अंदाजा करें जो कलीदी ममालिक है, पेट्रो डॉलर से माला माल है, जो कि OIC के कलीदी ममालिक, उन्होंने अपने न सरबराह को भेजा, न अपने वजीर खारजा को भेजा, न वजीर खारजा के तीसरे नंबर आदमी को भेजा, चौथे डिग्री के लोगों को भेज दिया। और वहाँ जो रेजोल्यूशन पास हुआ, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम इस मामले में कितने सीरियस रहे। मैं बात कर रहा हूँ फलस्तीन की, और जो यरूशलेम में जब हो रहा था, तो आप उसको एक मॉडल अगर सामने रख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, जब अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 2333 जो है उसकी धज्जी उस वक्त उड़ाई गई कि जब उसमें ये दिया हुआ है कि आप वहाँ दारुल खिलाफा शिफ्ट नहीं कर सकते, और उसकी जो हैसियत रहेगी वो उसका उसकी डिस्प्यूटेड हैसियत ही रहेगी। और उन्होंने डिवीजन उसकी की हुई है, जो ओस्लो अकॉर्ड के बाद ABC में जो बांटा था गाजा को पूरा, उसमें वो वहां तक है। लेकिन मैं आपको एक और इशारा देता चलूं, और उसमें जरा आपको हमें एक ओवरऑल प्लान को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। गोलान हाइट को जब कब्जा किया 1967 में, गोलान हाइट को, तो फिर ट्रंप ने आके उसको लीगलाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया एज अ कंट्री, द ओनली कंट्री व्हिच हैज एक्सेप्टेड कि जी लीगली इजराइल हैज द लीगल राइट नाउ, इट्स अ टेरिटरी ऑफ इजराइल इज यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो कर लिया, उधर से 51 किलोमीटर के करीब है ये गाजा की पट्टी वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई उनको किसी किस्म की सपोर्ट पहुंच सकती थी अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 2649 के तहत, तो वो अब सपोर्ट सीरिया, यानी एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसके जरिए बाकी भी, लेकिन वो पट्टी खत्म कर दी उन्होंने। इसीलिए और अब इसको मैं तो इसको ग्रेटर प्लान में देखता हूँ और प्रोग्राम में देखता हूँ। तो ये इस किस्म की अगर आप देखें सिलसिला, तो महसूस अब फिर 5 बिलियन रेफ्यूजीज अभी तक दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं फलस्तीन की, जिसमें से तकरीबन यूनाइटेड नेशंस के 5 कैंपों में 1.5 लाख के करीब रेफ्यूजीज रह रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। और जो गाजा में उसका जिक्र हमने पहले कर ही दिया कि क्या वो उनके साथ हालत कर रहे हैं, तो वो सिलसिला जब ये सारा मामला देख रहे हैं, तो क्या जो प्लेटफॉर्म इस काम के लिए, यानी इससे मिलते जुलते कामों के लिए बना था, क्या उनका हक नहीं बनता कि चलें, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन नहीं बुलाना चाहते हैं, जो कि उसका हिस्सा है, चार्टर का हिस्सा है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो लेकिन ये है कि हाँ, तो वज़ीर ख़ारजा का कम से कम जो है वो बिल्कुल वो इजलास तो होना चाहिए। सिवाय मजम्मती बयानात के कुछ नहीं, बड़े चश्म कुशा किस्म के इंकशाफात और हक़ाइक़ आपने बयान किए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज नाज़रीन 9 मुहर्रमुल हराम है। 9 मुहर्रमुल हराम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे को याद करने का आज का दिन, क्योंकि आज शब आशूर होने जा रही है मगरिब के बाद, और आज का दिन ख़ास तौर पर शहज़ादा अली अकबर
अलैहिस्सलाम की याद, उनकी जवान शहादत को याद करते हुए आज भी पूरे मुल्क में इस वक्त जो मातमी जुलूस हैं वो रवा दवा हैं। हम वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे कराची से हसीब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हसीब, आगाह कीजिएगा, जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है, किस तरह का माहौल और सिक्योरिटी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस बरामद हो गया है और अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इस वक्त भी जो अज़ादार हैं उनकी बड़ी तादाद जुलूस में शिरकत के लिए जो है वो पहुंच रही है। क्या कहेंगे, छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, हम देखते हैं गोदों के बच्चे भी लेकर आते हैं, मकसद क्या होता है? बच्चों को लाने का मकसद ये होता है कि बचपन से बच्चों के जहन में अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को और इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाए और बचपन से बच्चों को इस गम से मानूस किया जाए। यहाँ बच्चों को इसलिए लाते हैं कि वो अपने किरदार साजी करें, इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सीखें कि हक़ के साथ खड़ा होना है, हक़ का साथ देना है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करना है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई हुई दीवार बनना है और अल्लाह के दीन को जो प्यारे नबी ने और आइम्मा ताहिरीन ने हम तक पहुँचाया है उसको कायम रखने के लिए एक दीवार का किरदार अदा करना है। बिल्कुल, जो अज़ादारान हैं वो अपने बच्चों की किरदार साजी के लिए जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि जो आने वाली नस्ल है उस तक भी जो है वो अज़ादारी का सिलसिला जो है उसी तरीके से उस नई नस्ल में भी जारी रहे। कराची की सूरत हाल जहाँ पर अज़ादारान इस वक्त जुलूस में रवां दवा हैं, नन्हे अज़ादारान भी साथ हैं। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। जुनैद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे जो पांडू स्ट्रीट से जुलूस निकला है अपने रिवायती रास्तों पर जा रहा है। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी हाँ, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो इस वक्त अपने रवायती रस्तों के ऊपर रवां दवा है। जुलूस जो है वो नूरी बिल्डिंग पहुंच चुका है। इससे पहले जुलूस के शुरका ने जो है वो नमाज ज़ोरैन सराज बिल्डिंग के ऊपर अदा की और जुलूस जो है वो अपने रवायती रस्तों के ऊपर रवां दवा है। जुलूस जो है वो खैमा सादात पहुँचेगा जहाँ पर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और फिर ये जुलूस अपने रवायती रस्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पर एहतताम पजीर हो जाएगा। अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद जो है वो इस जुलूस के अंदर शरीक है, जहाँ पर जो है वो नोहा खानी की जा रही है, मातम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो शोहदाए करबला की शान भी जो है वो इस हवाले से बयान की जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए। पुलिस की बारी नफरी के साथ साथ जो है वो रज़ाकाराओं की तादाद मौजूद है जो कि सिक्योरिटी के अंदर जो है वो मुआवनत करी है और सेफ सिटी कैमरों के अलावा अलग से कैमरे भी लगाए गए हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जुलूस अपने बहुत शुक्रिया जुनैद हमार की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहाँ पर 9 मुहर्रम उल हराम का जो जुलूस है वो रवायती रस्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। कोयटा की सिचुएशन जानेंगे। आज़म उल्फत हमारे नुमाइंदे कोयटा से मौजूद हैं। 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस से मुतालिक आगाह कीजिएगा आज़म। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में मुहर्रम उल हराम का 9वां जुलूस बरामद हो गया। कोयटा के मुख्तलिफ मुकामात पे 14 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे छोटे छोटे जुलूस निकाले गए और इस वक्त इनका मरकज़ी जुलूस जो है ना वो इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद हो चुका है, जो मुल्क का सबसे मुख्तसर तरीन जुलूस होगा, जो ओस्मान रोड से होते हुए वापस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा में इख्तिताम पजीर होगा। आप इस हवाले से बताएँ कि तफसीलात। सर, ये कदीमी जुलूस है, बहुत अरसे से जब से इमाम बारगाह कायम हुआ है। 9 मुहर्रम उल हराम को यहाँ से जुलूस और शबी ज़ुलजना और अलम की शबी बरामद होती है और यहाँ से मातमी दस्ता मातम करते हुए अंदर सलामी देते हुए वापस बाहर आ जाएगा। कोयटा का मुख्तसर तरीन जुलूस है और ये बरामद हो चुका है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और मौसर इंतजाम किए गए हैं। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न सिर्फ इन 3 शहरों बल्कि पूरे पाकिस्तान में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस इस वक्त रवां दवा हैं, अपनी मंजिल की जानिब और पुरसा दे रहे हैं इमाम आली मकाम और उनके रफ़ाका को। और मुहर्रम उल हराम के हवाले से ही कल आप एक खुसूसी ट्रांसमिशन भी वो देख सकेंगे। कल के प्रोग्राम के बजाय कल हम खुसूसी ट्रांसमिशन में बताएंगे फ़लसफ़ा शहादत और फ़लसफ़ा इमाम आली मकाम और करबला का दर्स वो क्या है। आज के प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।